हेलो एंड वेलकम अगेन इन द अलाइड फिजिक्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज वेव ऑप्टिक्स। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे या इवन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है वेव ऑप्टिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज सिंपली स्टडी about light, बट ये लाइट हम पढ़ेंगे, इसके फिनोमिना हम पढ़ेंगे एज ए वेव मान के। इस लाइट को क्या मान के? एज ए वेव। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल जो हम कहते हैं लाइट जो है, लाइट इज हैविंग ए ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर कौन कौन सा? एक होता है पार्टिकल का और एक होता है वेव का। आजकल मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं ड्यूअल कैरेक्टर है। बट पहले जो था, पहले ये चीजें नहीं मानी जाती थी। तो बात आती है 1675 की, जब न्यूटन साहब आए थे अपनी थ्योरी मान के, थ्योरी देके, दैट वाज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने जो थ्योरी दी दैट इज कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन 1675। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा? इसने कुछ एजम्पशंस दिए, या हम कह सकते हैं यहां पे कुछ पोस्टुलेट्स जो इसने दिए। वो पोस्टुलेट्स क्या थे? वो पोस्टुलेट्स हम यहां पे देखेंगे। पहला ही एजम्पशन जो था इसका कि लाइट सोर्स जो है emits very minute particles, जो कोई भी लाइट सोर्स होता है वो बड़े ही छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स जो है उनको इमिट करता है, उनको छोड़ देता है। और ये पार्टिकल्स जो है, इन पार्टिकल्स का इसने नाम दिया कॉर्पसल्स। इन पार्टिकल्स का नाम जो दिया था इसने पार्टिकल्स, सॉरी कॉर्पसल्स। अब जो है ये कॉर्पसल्स जो है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसका दूसरा एजम्पशन था, these particles are इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मासलेस। ये कॉर्पसल्स जो है ये एक तो रिजिड होते हैं, एक तो इलास्टिक होते हैं, और एक मासलेस होते हैं। ये भी इसका एक एजम्पशन था। अब तीसरा एजम्पशन जो था वो क्या था? ये लाइट पार्टिकल्स जो हैं, ये कॉर्पसल्स जो हैं, these corpuscles travel very fast in any transparent medium. ये एक एजम्पशन और था इसका कि जो ये कॉर्पसल्स हैं, जो ये टिनी पार्टिकल्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में बड़े ही फास्ट चलते हैं। ठीक है। और एक एजम्पशन हम कह सकते हैं कि ये कॉर्पसल्स जो है, these corpuscles enters our eye
हमारी आई में जब ये पार्टिकल्स, जब ये कॉर्पस्कल्स एंटर होते हैं एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। तो ये कॉर्पस्कल्स जब हमारी आई में चले जाते हैं तो हमारी आई में इसकी वजह से जो होता है हम देख पाते हैं, हमें सेंसेशन ऑफ विजन हो पाता है। ठीक है, ये भी एक असम्पशन था इस थ्योरी का। एक और हम कह सकते हैं, दैट इज कौन सा वाला, एक और असम्पशन जो था दैट वाज कि पार्टिकल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं। कहां पे रिपेल करते हैं? ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे जब ये कॉर्पस्कल्स पढ़ते हैं तो ये रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑन रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन हो जाती है तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो होती है, यहां पे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वो सरफेस जो रिफ्रैक्शन करती हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे ये जो है ये अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ असम्पशंस थी इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी की। अब ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी इसके मेरिट्स क्या थे? तो अगर हम मेरिट्स की बात करेंगे, पहला ही मेरिट जो इसका था कि ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी ये एक्सप्लेन कर पा रही थी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। explains rectilinear propagation of light। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मींस कि लाइट जो इन स्ट्रेट फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी से जो है ये एक्सप्लेन हो पाई। एक और मेरिट जो इसका था वो कौन सा था? कि ये थ्योरी जो थी, इस थ्योरी से एक्सप्लेन हो पा रहा था, या इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, हम कहेंगे फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को ये एक्सप्लेन कर पा रही थी। इसी तरह फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये फिनोमेना जो थे ये इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन हो पा रही थी। अब कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो ये थ्योरी जो थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे वो यहां पे हम लिखेंगे। ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला ही ड्रॉबैक जो इस थ्योरी का था वो ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, couldn't explain इंटरफ्रेंस। एक फिनोमेना हो जाता है लाइट में इंटरफ्रेंस, और ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी ये इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो एक ड्रॉबैक था। इसी तरह फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। या इसी तरह एक और है पोलराइजेशन। तो ये कुछ फिनोमेनास थे जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो हम कह सकते हैं इस थ्योरी की ड्रॉबैक थी। अब यहां पे जो है इट कुडंट एक्सप्लेन
the simultaneous phenomena of a reflection and a refraction एक साथ होने वाली फिनोमिना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जब होती है तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जैसे पानी पे लाइट आ रही है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, तो ये साइमल्टेनियस हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस फिनोमिना होता है। ये थ्योरी जो थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसका था जिसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं बड़ा ही सेटबैक मिला, वो पॉइंट क्या था? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा? इसने कहा कि लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light is more in denser medium and less in a rarer medium. तो इसका कहना क्या था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लाइट की वेलोसिटी जो है, इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रियरर मीडियम। तो हम कह सकते हैं एज पर दिस, ये कह रहा था कि वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन रियर मीडियम। जो एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग दिया, दैट वाज फोकॉल्ट। फोकॉल्ट एक साइंटिस्ट थे जिसने इसको एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग करार दिया। और इसने क्या कहा? फोकॉल्ट ने कहा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, लाइट पार्टिकल इन रियर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम। जो आज हम देख रहे हैं, रियर मीडियम में लाइट फास्ट चल रही है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये एक्सपेरिमेंटली फोकॉल्ट ने प्रूव किया था। और ये वो टाइम था जिस टाइम पे कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी ये रिजेक्ट हो गई, ये जो थी ये रिजेक्ट हो गई। अब इसी इरा में, इसी टाइम में करीबन 1678 में, 1678 में एक और साहिब आए, एक और साइंटिस्ट आए, दैट वाज हाइगन। इसने क्या कहा? इसने कहा कि लाइट जो है, लाइट इज हैविंग ए वेव नेचर। पहला ही पॉइंट जो इसने कहा कि लाइट जो है इज हैविंग ए वेव नेचर। 1678 में, 1678 में, दैट मीन्स इसी टाइम में आई थी। तो ये तब नहीं मान रही थी, तब जो थी तब इसी को मान रही थी, बट एट फाइनली 1678 में मानना पड़ा जब ये वाली रिजेक्ट होगी। वरना ये थ्योरी जो थी, सॉरी ये हाइगन्स थ्योरी जो थी ये इसी टाइम में आई थी जब ये थी, बट इसको मानने वाले नहीं थे क्योंकि ये थ्योरी जो थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये नाम की वजह से चलती थी। दैट वाज न्यूटन, नाम की वजह से चल रही थी। जब ये ड्रॉबैक इसको मिला, जब ये एक्सपेरिमेंटली इसको रॉन्ग प्रूव किया गया, तो इसको बड़ा ही सेटबैक मिला और ये थ्योरी अब चलने लगी। दैट वाज हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला ही पॉइंट इसने क्या कहा? इसने कहा कि लाइट जो है इट्स ऑफ हैविंग ए वेव नेचर। तो वेव नेचर था इसका, बट किस तरह की वेव? तो ये वेव जो इसने कही, ये वेव इसने कही
इट्स ए मैकेनिकल वेव। किस तरह की वेव है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव, साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। फॉर इट्स प्रोपेगेशन इट नीड्स ए मीडियम। इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। सो यही इसने कहा कि लाइट जो है वेव है, मैकेनिकल वेव है। अब दूसरा जो इसका था, दूसरा पॉइंट, इसने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन कर पाई फिनोमेना ऑफ इंटरफ्रेंस को, इंटरफ्रेंस को इसने एक्सप्लेन किया, फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन को ये एक्सप्लेन कर पाई। तो ये इसका हम कह सकते हैं मेरिट भी था। बट इस थ्योरी का भी एक फेलियर था। फेलियर क्या था? ये couldn't explain phenomena of polarization। पोलराइजेशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इस फिनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब एक और ड्रॉबैक था कि इसने जो कहा था, इसने कहा था कि ये जो वेव है ये मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव अभी हमने कहा, तो इसमें वेव को मीडियम चाहिए चलने के लिए। बट बात ये थी कि जो लाइट सन से आती है वहां पे तो मीडियम नहीं है। तो इसने उसके जवाब में क्या कहा कि मीडियम होता है, जो हम कहते हैं आजकल वैक्यूम। इसने कहा कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। इसने कहा कि हाइपोथेटिकल मीडियम, और वो मीडियम इसने क्या कहा? इसने कहा ईथर। ईथर एक मीडियम है जो बहुत ही डाइल्यूट है, जो बहुत ही डाइल्यूट है। तो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब जो हमें इमेजिन करना पड़ता है, क्या होता है नहीं होता है उस चीज से हमें नहीं है, बस हम इमेजिन कर लेंगे कि होता है। तो दैट मीन्स कि वो जो था वो इसने कहा हाइपोथेटिकल मीडियम एक है ईथर।